हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जो बच्चे इग्नू में पढ़ रहे हैं और जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हम बात कर रहे थे यूनिट नंबर 7 के बारे में, क्योंकि ब्लॉक नंबर 3 जो है ना वो शुरू हो गया था। हमें 2 यूनिट डिस्कस करने हैं, यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8। उसी के साथ हमारी क्या हो जाएगी, सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो ध्यान रखना ये वाली कंप्लीट सीरीज इग्नू वाले बच्चों के लिए ही है, क्योंकि ये सीरीज इग्नू के स्टडी मेटेरियल के अकॉर्डिंग ही बनाई जा रही है। अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हम बात करते हैं यूनिट नंबर 7 के अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय कॉम्पिटिटिव फर्म के कॉम्पिटिटिव फर्म कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकती है। तो हमने यहाँ पे एक चीज डिस्कस की थी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच के अंदर, यानी कि 2 तरह के अप्रोचेस थे। एक टीआरटीसी अप्रोच जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। तो जिसने अब तक इसका फर्स्ट पार्ट ना देखा हो कि टीआरटीएस अप्रोच क्या होता है, पहले देखिए वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, जहां पे मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच का पहला अप्रोच करवा चुका हूं। अब हम बात करेंगे दूसरे अप्रोच के बारे में आज की वीडियो में, एमआरएमसी अप्रोच, और उसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो जरूर देखना कंप्लीट वीडियो, क्योंकि लास्ट में जो न्यूमेरिकल होगा वो भी हाईली इंपॉर्टेंट है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर बजाय 9667836333 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। और जो भी बच्चे इस वीडियो को कॉलेज अड्डा पे देख रहे हैं वो इग्नू अड्डा भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, उसका लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि आने वाली इग्नू की सारी वीडियोस आपको वहीं पे मिलेंगी। फिलहाल कॉलेज अड्डा पे भी अपलोड कर रहा हूं मैं, बट फ्यूचर में यहाँ से क्या हो जाएगी, प्राइवेट हो जाएगी, हमेशा वहीं पे रहेगी। अब हम डिस्कस करते हैं टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट एमआरएमसी अप्रोच क्या होता है। तो ये डिस्कस करते हैं। तो टीआरटी से आप लोगों को पता ही है, और जब भी हम टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव करते हैं हमारे पास क्या आता है, मार्जिनल रेवेन्यू, और जब भी टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगी, मार्जिनल कॉस्ट। टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम फॉर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म, अगर हमें किसी भी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का क्या करना हो, इक्विलिब्रियम निकालना हो, वी नीड टू फाइंड द लेवल ऑफ आउटपुट दैट मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। तो हमें वो लेवल देखना होगा जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। और इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है, इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब भी यही होता है कि वो पॉइंट जहां पे फर्म का जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम आ रहा हो या फिर उसकी कॉस्ट मिनिमम आ रही हो, यही चीज मतलब होती है इक्विलिब्रियम का। तो वही चीज है कि हम इक्विलिब्रियम किस पॉइंट को बोलेंगे, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म में, जहां पे फर्म जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर रही हो। टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट फॉर ईच यूनिट, अगर हर एक यूनिट पे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, इंक्रीज आउटपुट पे, फर्म कंपेयर्स एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड। तो फर्म को ये देखना पड़ेगा कि एडिशनल रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है जब वो एडिशनल आउटपुट को सेल कर रहे हैं, बाय सेलिंग दैट यूनिट ऑफ आउटपुट, इट इज एमआर, यानी कि एमआर कितने रेट से इंक्रीज कर रहा है, विद एडिशनल कॉस्ट इंक्रीज इन प्रोड्यूसिंग दैट यूनिट। और ये भी देखना पड़ेगा कि जो एडिशनल यूनिट थी उसको प्रोड्यूस करने में एडिशनल कॉस्ट कितनी आ रही थी। यानी 2 चीजें चेक करते हैं यहाँ पे, हमें 2 चीजों को कंपेयर करना है, एक एमआर को एक एमसी को। एमआर यानी कि जब भी एक परफेक्टली कंपटीशन में जो फर्म है वो एडिशनल यूनिट सेल करेगी तो उससे एडिशनल रेवेन्यू कितना मिल रहा है और उस पे एडिशनल कॉस्ट कितना आया था उसे प्रोड्यूस करने का। इन दोनों चीजों को कंपेयर करके ही हम जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, हम जो है प्रॉफिट को यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, सॉरी क्या बोलते हैं उसे, इक्विलिब्रियम को निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब भी होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो अब समझते हैं इस चीज को आगे। अब यहाँ पे ना 3 केस बनेंगे एमआरएमसी के, जैसे मैंने आपको समझाया था ना प्रीवियस टॉपिक में, जैसे टीआर और टीसी में 3 केस बनते हैं, वही सेम 3 केस एमआरएमसी का ही बनते हैं। पहला एमआरएमसी से बड़ा हो सकता है, दूसरा एमआरएमसी से छोटा भी हो सकता है, और तीसरा एमआरएमसी के इक्वल भी हो सकता है। ये 3 केस हमारी सहायता करेंगे इस चीज को पता करने में कि कहां पे जनरेट करना चाहिए आउटपुट और कहां पे आउटपुट एडिशनल जनरेट नहीं करना चाहिए। अगर मान लो एमआरएमसी से ज्यादा है, एमआरएमसी से ज्यादा होने का मतलब क्या है कि एडिशनल रेवेन्यू जो आया है एक एडिशनल यूनिट को सेल करने के बाद वो ज्यादा आया है, लेकिन एडिशनल कॉस्ट जो आई है ना एडिशनल उस यूनिट को बनाने में वो कम आई है। इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन जारी रहना चाहिए, है ना। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं इस चीज को। जैसे मान लेते हैं वही मार्कर वाला एग्जांपल लेते हैं, एक बार मान लेते हैं कि भाई एक मार्कर 20 रुपए का है, ठीक है, एक मार्कर 20 का है और
हमने इसकी मान लेते हैं 10 क्वांटिटी सेल कर दी, 200 रुपये का रिवेन्यू आ गया। फिर हम गए 11वां मार्कर सेल करने और मान लेते हैं 20 के प्राइस से ही, तो 220 रुपये हो जाएंगे हमारे पास, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो कॉस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, मान लेते हैं कॉस्ट 15 रुपये बनाने में आ रहा है एक मार्कर को, तो 10 मार्कर बनाए तो 150 रुपये कॉस्ट। फिर अगला जो मार्कर बनाया ना उसका कॉस्ट कम आया, उसका कॉस्ट 15 नहीं आया, 13 रुपये ही आया। 13 रुपये ही आया तो 13 इंटू 11 हो जाएगा अभी, तो 13 इंटू 11 कितना होगा 143, यानी कि 143 रुपये जो है ना वो कितनी आई है, कॉस्ट आई है। अच्छा 13 से बढ़ेगी, 13 तो सिर्फ एडिशनल कॉस्ट ही, सॉरी 163 हो जाएगा ये 163। इसका मतलब रिवेन्यू अभी भी, प्रॉफिट अभी भी 5 रुपए से बढ़ रहा है, रिवेन्यू अभी भी सेम मिल रहा है, 15 रुपए का मार्कर ही बिक रहा है, लेकिन कॉस्ट कम हो गई, सॉरी 20 रुपए का मार्कर बिक रहा है। जो पहले कॉस्ट 15 रुपए की आ रही थी अब वो कॉस्ट घट के 13 रुपए की आई है। इसका मतलब एमआर जो है ना वो एमसी से कम है, यानी कि जब भी एक प्रोड्यूसर एडिशनल आउटपुट जनरेट कर रहा है उस पर रिवेन्यू तो ज्यादा आ रहा है लेकिन उस पर कॉस्ट कम आ रही है, और कॉस्ट कम आ रही है तो इस केस में एक फर्म को अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू रखना चाहिए, यानी कि बढ़ाना चाहिए। तो एडिशनल प्रोडक्शन एड्स टू प्रॉफिट, तो जो एडिशनल प्रोडक्शन है ना वो प्रॉफिट को ऐड कर रही है। दस फर्म शुड प्रोड्यूस दिस एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, तो फर्म को ये एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट बना लेना चाहिए, क्योंकि रिवेन्यू ज्यादा मिल रहा है, पैसा ज्यादा आएगा और खर्चा कम होगा। दूसरा केस एमआर लेस देन एमसी के, भाई यहाँ तो बंद कर देना चाहिए प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिवेन्यू कम आ रहा है, एडिशनल आउटपुट सेल करने पे पैसा कम मिल रहा है, लेकिन उस पे बनाने का कॉस्ट ज्यादा ही थी। इसका मतलब एडिशनल प्रोडक्शन रिड्यूसेस प्रॉफिट, तो एडिशनल प्रोडक्शन प्रॉफिट को बढ़ा नहीं रहा, प्रॉफिट को कम कर रहा है। दस फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस दिस एडिशनल आउटपुट यूनिट, फर्म को जो है ना ये आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। इंस्टीड डिक्रीजिंग प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वुड ऐड टू फर्म्स प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है कि अगर फर्म इस केस में प्रोडक्शन को कम कर लेती है ना तो प्रॉफिट बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे तो प्रोडक्शन करने में प्रॉफिट बढ़ रहा था, यहाँ प्रॉफिट कब बढ़ रहा है, जब प्रोडक्शन नहीं की जा रही, प्रोडक्शन कम की जा रही है ना। क्योंकि अगर प्रोडक्शन कर दिया होता उसका जब एमआर कम है और एमसी ज्यादा है तो ऐसे केस में प्रॉफिट कम हो जाता, ऑल ओवर प्रॉफिट कम हो जाता। इसका मतलब फर्म के एफर्ट्स नुकसान में जाते हैं, यहाँ पे फर्म के एफर्ट फायदे में होते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। तो एफर्ट कब करनी चाहिए, जब फायदा हो। यहाँ पे जो एफर्ट नुकसान में कन्वर्ट हो रही थी तो यहाँ पे फर्म को अपना प्रॉफिट अगर बचाए रखना था तो फर्म को प्रोडक्शन रोक देनी चाहिए थी, यहाँ प्रोडक्शन जारी रहेगी। इसका मतलब जब भी एमआर एमसी से बड़ा हो तो प्रोडक्शन कंटिन्यू चलना चाहिए, और जब भी एमआर एमसी से कम हो जाए तो प्रोडक्शन को वहीं पे रोक देना चाहिए। अब तीसरा समझते हैं एमआर बराबर एमसी के, तीसरा और आखिरी केस, यही पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम का। एडिशनल प्रोडक्शन डज नॉट इंपैक्ट प्रॉफिट, जब एडिशनल प्रोडक्शन किसी भी तरह से प्रॉफिट पर इंपैक्ट ना डाले, यानी कि उतना ही रिवेन्यू आए जितनी एडिशनल कॉस्ट आई थी, एडिशनल रिवेन्यू भी उतना ही आया जितनी एडिशनल कॉस्ट आई थी। तो ऐसे केस में एडिशनल प्रोडक्शन डज नॉट इंपैक्ट प्रॉफिट, हेंस इट प्रोवाइड्स अ पॉइंट वेयर फर्म इज इंडिफरेंट। अब यहाँ पे फर्म जो है वो क्या हो जाएगी, इंडिफरेंट हो जाएगी। इंडिफरेंट होने का सिंपल सा मतलब ये है कि फर्म यहाँ पे समझ ही नहीं पाएगी कि वो प्रोडक्शन आगे बढ़ाए या प्रोडक्शन आगे ना बढ़ाए, क्योंकि ना तो प्रॉफिट बढ़ रहा है ना ही प्रॉफिट घट रहा है, प्रॉफिट सैचुरेट हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। तो इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, हेंस डिफाइंस इट्स इक्विलिब्रियम आउटपुट। इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम आउटपुट, यानी कि ये वो टाइम है जहां पे फर्म ने अपना मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव कर लिया है। अब इससे आगे फर्म का प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, जो कि फर्म आउटपुट बढ़ा रही है लेकिन फिर भी प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। अब इसी चीज को समझते हैं ग्राफ पे। पहले इसको ये चीज समझते हैं कि मैथमेटिकली कैसे देखेंगे। अब प्रॉफिट को हम पाई से दिखाते हैं, सबको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, टी आर माइनस टी सी, कि रिवेन्यू में से आप कॉस्ट को माइनस कर दो तो जो डिफरेंस होगा रिवेन्यू और कॉस्ट का वही हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब डी पाई अपॉन डी क्यू जीरो के इक्वल रख देंगे। क्यों? मैंने कहा था ना जब भी हमें किसी फंक्शन को मैक्सिमम करना होता है, वो मैं इस क्वेश्चन में समझाऊंगा अभी, जब भी हमें किसी फंक्शन को मैक्सिमम करना होता है हम उसका डेरिवेटिव जीरो के इक्वल रख देते हैं। इसी को मैं क्या, मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि डी टी आर अपॉन डी क्यू डी टी सी अपॉन डी क्यू इक्वल टू जीरो, कि रिवेन्यू का डेरिवेटिव क्यू के रिस्पेक्ट में और कॉस्ट का डेरिवेटिव क्यू के रिस्पेक्ट में, दोनों को जीरो के इक्वल रख दो। और एक तरह से इससे क्या आएगा, मार्जिनल रिवेन्यू, इससे क्या आएगा, मार्जिनल कॉस्ट। और अगर जीरो के इक्वल रखूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि एम आर और एमसी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, यानी कि एम आर और एमसी क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये पॉइंट आप लोग क्या करोगे, ध्यान यहाँ पे रखोगे।
कि बस ये चीज हो गई हमारे पास यहाँ पे। अब जो ग्राफ में समझते हैं, ग्राफ है, ये प्राइस कर्व है एक परफेक्ट कंपटीशन के लिए। मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म जो है वो प्राइस टेकर होती है, इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है। तो फर्म को एक बार जो प्राइस बता दी है, फर्म चाहे उसमें कितनी क्वांटिटी सेल करे पर वो उसे प्राइस पे सेल करना पड़ेगा, वो प्राइस को चेंज नहीं करेगी। तो ये हो गया हमारा डिमांड AR और MR का कर्व। अभी देखो ये हमारे पास MC है, ये हमारे पास ATC है, एवरेज टोटल कॉस्ट, ये हमारा MC। तो जो ये पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट होता है किसका, इक्विलिब्रियम का। तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम, जिसको हम MRM से पूछ देख सकते हैं। ये हमारी क्वांटिटी है, ये हमारी क्या बन गई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये बन गई इक्विलिब्रियम प्राइस। तो अपने एक और चीज देखी, मैंने आप लोगों को एक पॉइंट समझाया था कि जो टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट वाला जो अप्रोच था वो कभी भी प्राइस को डिटरमाइन नहीं कर पाता कि इक्विलिब्रियम आउटपुट किस प्राइस पे सेल करना चाहिए, लेकिन इसने वो लिमिटेशन दूर कर दी। MRMC ने वो प्राइस भी बताया जिसपे इक्विलिब्रियम आउटपुट को सेल किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट आता है, वो क्या है वो पढ़ लेते हैं बस। तो ये हमारा पॉइंट किसका हो गया, इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया, वो सबको दिख ही रहा है क्योंकि यहाँ पे MR और MC दोनों क्या है, बराबर है। तो ये हमारा MR कर्व, हमारा MC दोनों बराबर है। अब बात है कि ATC का रूल क्या है, वो मैंने आपको इस पॉइंट में समझा दिया नोट में। एट पॉइंट A अगर हम A को देखें, MC इज ऑल्सो कटिंग ATC, तो ध्यान तो रखना है A पे इक्विलिब्रियम भी है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं थी, मैंने पहले समझा दिया कि MR जब भी MC के बराबर होगा वो पॉइंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, यानी कि ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का भी है। अब मैं ATC एडिशन वो समझा रहा हूँ। तो एट पॉइंट A MC ऑल्सो कटिंग ATC के MC ATC को भी काट रहा है, यानी कि MC और ATC भी क्या इक्वल है एट इट्स मिनिमम point where which is tangent to AR equals to MR curve. This result in the break even level of output of production. ये दिखाता है कि break even level of output production है, यानी कि जितना रिवेन्यू था उतना ही कॉस्ट है। और ये चीज MR और MC भी शो कर देता है कि जितना रिवेन्यू आ रहा है उतनी एडिशनल कॉस्ट भी आई है। इसका मतलब एडिशनल रिवेन्यू जनरेट करने का एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूसर को फायदा नहीं है, क्योंकि जितना हमने खर्चा किया उतना ही खर्चा हम कवर कर पा रहे हैं, यानी कि रिवेन्यू कॉस्ट सेम हो गई। यानी कि इसी को क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि ऐसा पॉइंट जहां पे फर्म को किसी भी तरह का इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। तो क्यों एफर्ट्स मारा जाए, क्योंकि एफर्ट इसलिए किस लिए करते हैं कि प्रॉफिट मिले। या तो प्रॉफिट भी क्या हो गया, बिल्कुल नहीं मिला, लॉस भी नहीं हो रहा, भले ही लॉस तो नहीं हो रहा पर प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, पर मेन तो प्रॉफिट के लिए काम करना है हमें, तो प्रॉफिट यहाँ पे हो नहीं रहा, तो इसलिए हम यहाँ पे प्रोडक्शन को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे पहले यहाँ तक का जो भी आपको उतारना है वो उतार लो, फिर हम करेंगे इस वाले सवाल को, क्योंकि सवाल हाईली इंपॉर्टेंट है। जहां पे अभी क्वेश्चन क्या है, अच्छा फिर ही पढ़ाऊंगा, पहले उतार लो यहाँ तक का, फिर सीरीज करते हैं, फिर देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या हमें करना है। चलो अब आगे देखते हैं। अभी हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन में टोटल रिवेन्यू का कर्व दे रखा है। टोटल रिवेन्यू को ऊपर लिख लो पहले तो, कि टोटल रिवेन्यू क्या है, 320 क्यू माइनस में 2 क्यू स्क्वायर, ये होगा टोटल रिवेन्यू का कर्व। अब उसने बोला क्या है, टोटल कॉस्ट है ये रहा, टोटल कॉस्ट कितनी है 1800 प्लस में 50 क्यू प्लस में 3 क्यू स्क्वायर, ये टोटल कॉस्ट का फंक्शन आ गया। उसने बोला यहाँ पे कि 1800 जो है ना वो फिक्स्ड कॉस्ट कंपोनेंट है, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिटरमाइन लेवल ऑफ आउटपुट, हमें वो आउटपुट का लेवल डिटरमाइन करना है दैट मैक्सिमाइज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म, जहाँ पे फर्म का जो प्रॉफिट है वो क्या हो, मैक्सिमम हो, हमें ये यहाँ पे डिटरमाइन करना है। तो उसके लिए पहले मेरे पास प्रॉफिट का फंक्शन भी तो होना चाहिए ना, तो वो तो निकालना पड़ेगा। और फर्म के प्रॉफिट का फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ फटाफट, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं वैसे तो, कि रिवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे। अब रिवेन्यू कितना है, रिवेन्यू ये रहा 320 क्यू 2 क्यू स्क्वायर, और माइनस है ब्रैकेट लगा लेना वरना पहली गलती ये माइनस करवाएगी। टोटल कॉस्ट का फंक्शन लिख लो, 1800 माइनस में 50 क्यू, और 50 क्यू के साथ और भी कुछ था क्या, 3 क्यू स्क्वायर है ये, 3 क्यू स्क्वायर। अच्छा पहले प्लस लिखो यहाँ पे, ये पता नहीं यार ये पड़ोसी के बच्चे इतना क्यों चिल्ला रहे हैं आज। ठीक है, ये आराम से गेम खेल रहे हैं, मजे ले रहे हैं, वो भी रात के कितने बज गए, 9:45 बजे। ठीक है, सही है भाई, तो मजे तो इन लोगों के हैं, है ना भाई। तो यहाँ देखते हैं हम आगे फंक्शन सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ गया, मैंने कहा था माइनस तो ब्रैकेट लगा लेना, अब इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 320 क्यू माइनस में 2 क्यू स्क्वायर माइनस में 1800 माइनस में 50 क्यू माइनस में 3 क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब जब मैं इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ तो इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, है ना। अब सोल्व कैसे करोगे इसे, तो मैंने देखा कि 2 क्यू स्क्वायर और 3 क्यू स्क्वायर कितना आ गया, माइनस का 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, 50 क्यू 320 में 50 क्यू कितना बच गया, 270 क्यू। ठीक है, और माइनस का 1800 ये आ गया।
अब मैं कर दूंगा इसका डेरिवेटिव कर देंगे, है ना, क्योंकि देखो ये फंक्शन आ गया पाई का, और मैंने एक चीज समझाई थी आप लोगों को कि अगर आपको किसी फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम बताना है उसका कहाँ पे है, तो उसके लिए आपको उस फंक्शन का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, उसको जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्यू, डेरिवेटिव कर दूंगा क्यू के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी पाई अपॉन में डी क्यू, इसका जब मैं डेरिवेटिव करूंगा क्यू के रिस्पेक्ट में, तो -5 कांस्टेंट है, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है वो यू रहेगा, हम करेंगे क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव, जो कैसे होगा 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो ये हो गया 2q। जब मैं इसका करूंगा तो कितना हो जाएगा 270q, क्योंकि 270 कांस्टेंट है और q का डेरिवेटिव 1 होता है, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो डेरिवेटिव करते हो तो इनको रहता है, जैसे यहाँ पे -5 का यूं रहा, हमने सिर्फ क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव किया। कैसे किया वो वापस याद दिलाता हूँ, कभी भी जिंदगी में अगर x की पावर n का डेरिवेटिव करना हो तो कैसे करते हैं, n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। सेम ऐसे यहाँ पे क्यू स्क्वायर का 2 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर q 1 की 1 बची, u की पावर 1800 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, अगर सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है तो 0 हो गया यहाँ पे। ये बच गया हमारा -10q प्लस में 27, 270 है ना, 270 पूरा बच गया अभी ये। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये डी पाई बाई डी क्यू आ गया ना, अब इसको 0 के इक्वल रख देंगे, तो डी पाई अपॉन में डी क्यू इक्वल्स टू 0, ताकि मैं वो क्वांटिटी निकाल पाऊँ जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो -10q प्लस में 270 इज इक्वल्स टू 0, 10q वहाँ जाके प्लस का 10q हो जाएगा, यहाँ पे रह गया 270, अब 10 है क्योंकि मल्टीप्लाई में नीचे आएगा डिवाइड में, 270 बाई 10 27 आंसर आया क्यू का। अब मुझे कैसे पता भाई इस पॉइंट पे मैक्सिमम ही होगा, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा अगेन डिफरेंशिएशन। तो बस अब करते हैं अगेन डिफरेंशिएट। जब मैं करूंगा दोबारा डेरिवेटिव तो यहाँ पे क्या आएगा, d2 पाई डी क्यू स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करेंगे दोबारा से, तो -10q का आंसर कितना आएगा -10, क्योंकि मैंने कहा था ना जब भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो यूं का ही रहता है, q का डेरिवेटिव 1 हो गया तो -10 × 1 -10 हो गया, 270 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट आंसर, तो नेगेटिव आया। और मैं आपको एक चीज और समझाई थी कि अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट किसका है, मैक्सिमा का, लेस देन 0, नेगेटिव आया है, तो क्या बोलोगे, प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट q इक्वल्स टू 27। और अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना आ जाए तो आंख बंद करके ना इस क्वांटिटी की वैल्यू 27 को कहां पुट कर दोगे, इस प्रॉफिट फंक्शन में, यहां q की वैल्यू 27 पुट कर देना और सोल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे उसने बोला नहीं है, उसने बोला है हमें सिर्फ वो आउटपुट का लेवल निकालना है जहां पे फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमम आए, पर वो बोल भी सकता है सेकंड पार्ट में, है ना। तो चलो ये आपका होमवर्क है, आप मुझे करके बताओ कमेंट बॉक्स में कि इसका प्रॉफिट क्या आएगा, इसका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या जनरेट होगा, यानी कि Q की वैल्यू 27 पे कितना मैक्सिमम प्रॉफिट वो कंपनी कमाएगी, वो फर्म कमाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको देके जा रहा हूँ, ये आप करके मुझे बताओगे। अब वो मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके बाकी बचे हुए कंसेप्ट्स के बारे में। काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, बट अभी भी चैप्टर थोड़ा लेंथ है तो काफी कुछ डिस्कस करना बाकी है, जो हम करेंगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर। तो अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। और कॉलेज अड्डा वालों से बोल रहा हूं मैं ये कि भाई जो बच्चे इस चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं वो जाके इग्नू अड्डा को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, उसका लिंक मैं डाल चुका हूं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। और नोट्स के लिए आप इस नंबर पे जाके नोट्स भी ले सकते हैं, आप जिसको जो उतारना उतार सकते हैं, मैं उतार रहा हूं बोर्ड के सामने से।